कैसे महज चंद सालों में एक कॉर्पोरेट कंपनी ने 200 वर्षों का इतिहास बदल कर रख दिया। शुरुआत होती है 18वीं सदी के बंगाल से। जब हम उस दौर के स्रोतों और आर्थिक आंकड़ों को देखते हैं ना, तो वो सच में किसी को भी चौंका सकते हैं। आज का बंगाल और उस समय का बंगाल, जमीन आसमान का फर्क है। आज हम जिस बंगाल को जानते हैं, 18वीं सदी का बंगाल उससे कहीं बड़ा और बहुत ज्यादा अमीर था। ये केवल एक प्रांत नहीं था। नहीं, ये पूरे भारत की सबसे अमीर रियासत थी। स्रोतों से एक आंकड़ा मिला है जो मुझे बहुत दिलचस्प लगा। 60% वाला आंकड़ा। हाँ, वही। उस समय पूरे एशिया से ब्रिटेन में जितना भी आयात होता था, उसका 60% हिस्सा अकेले बंगाल से आता था। ये बहुत बड़ी बात है। मतलब ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था का एक बहुत बड़ा हिस्सा सिर्फ इस एक सूबे पे टिका था। और ये कोई अतिशयोक्ति नहीं है। बंगाल उस समय सूती कपड़े, बेहतरीन रेशम, मसाले और शोरा यानी सॉल्ट पीटर, जिसका इस्तेमाल बारूद बनाने में होता था। जी, सॉल्ट पीटर एक बहुत बड़ा वैश्विक केंद्र था। ये पूरी दुनिया का मैन्युफैक्चरिंग हब था। लेकिन यहाँ जो बात सबसे ज्यादा ध्यान देने वाली है वो ये है कि उस समय बंगाल के शासक नवाब अली वर्दी खान इस बात को बहुत अच्छी तरह समझते थे। वे कोई कमजोर शासक नहीं थे। उन्होंने यूरोपीय कंपनियों को व्यापार करने की जगह तो दी, लेकिन उन पर एक बेहद सख्त नियंत्रण भी रखा। उन्होंने यूरोपीय कंपनियों की तुलना एक छत्ते से की थी, मधुमक्खियों का छत्ता। हाँ, ये उपमा बहुत ही अनोखी और सटीक है। इसका असल मतलब क्या था? उनका साफ मानना था कि अगर इन विदेशी कंपनियों को न छेड़ा जाए तो ये शहद देंगी। मतलब राज्य को इनके व्यापार से टैक्स और मुनाफा मिलेगा। बिल्कुल, जो अर्थव्यवस्था के लिए अच्छा है। लेकिन उन्होंने ये चेतावनी भी दी थी कि अगर इन्हें छेड़ा गया या इन पर से प्रशासनिक नियंत्रण हटाया गया तो ये मधुमक्खियां काट काट कर जान ले लेंगी। जी, नवाब जानते थे कि ये व्यापारी असल में बहुत खतरनाक साबित हो सकते हैं। और उनकी ये चेतावनी कितनी सटीक थी, ये तो आने वाले कुछ ही सालों ने साबित कर दिया। कहानी में असली मोड़ तब आता है जब 1756 में नवाब अलीवर्दी खान की मृत्यु हो जाती है। और उनके बाद बंगाल की गद्दी पर उनके नाती सिराज-उद-दौला बैठते हैं। उस समय सिराज की उम्र मुश्किल से 20 या 23 साल रही होगी। एक युवा और अनुभवी शासक अचानक इतने बड़े और अमीर साम्राज्य का जिम्मा संभालता है। और यहीं से कंपनी और नवाब के बीच सारा समीकरण बुरी तरह बिगड़ने लगता है। आखिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि बंगाल की शांति एक बड़े तूफान में बदल गई? स्रोतों में इसके 3 मुख्य कारण बताए गए हैं। देखिए, इस टकराव के पीछे रातों रात कोई एक घटना नहीं घटी थी। ये कई सालों से सुलग रही आग थी। सबसे पहला और सबसे बड़ा कारण था दस्तक का दुरुपयोग। अब इसे समझना बहुत जरूरी है। 1717 में मुगल सम्राट फर्रुखसियर ने अंग्रेजों को एक शाही फरमान दिया था, जिसके तहत ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल में बिना कर या कस्टम ड्यूटी दिए व्यापार करने के लिए दस्तक यानी फ्री पास जारी किए गए थे। ये पास सिर्फ कंपनी के सामान के लिए था। लेकिन ब्रिटिश अधिकारियों ने क्या किया? उन्होंने इस पास का इस्तेमाल अपने निजी व्यापार के लिए भी शुरू कर दिया। एक मिनट, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो अधिकारी कंपनी के लिए काम कर रहे थे वो साइड में अपना खुद का व्यापार भी कर रहे थे। हाँ, और उस पर भी नवाब को कोई टैक्स नहीं दे रहे थे। ये तो सीधे सीधे एक बहुत बड़े स्तर की कॉर्पोरेट टैक्स चोरी थी। नवाब का खजाना तो इससे पूरी तरह खाली हो रहा होगा। बिल्कुल सही कहा। ये टैक्स चोरी बंगाल के राजस्व के लिए एक बहुत बड़ा झटका थी। स्थानीय भारतीय व्यापारियों को तो टैक्स देना पड़ता था, जिससे वे बाजार में पिछड़ रहे थे और ब्रिटिश अधिकारी अपनी निजी जेबें भर रहे थे। ये नवाब के लिए एक बहुत बड़ा आर्थिक नुकसान था। और बात सिर्फ पैसों तक नहीं रुकी। दूसरा बड़ा कारण था अवैध किलेबंदी। उस समय यूरोप में और दुनिया के कई हिस्सों में फ्रांसीसी और अंग्रेजों के बीच 7 वर्षीय युद्ध चल रहा था। और इसी वैश्विक तनाव का बहाना बनाकर अंग्रेजों ने कलकत्ता में अपनी बस्ती फोर्ट विलियम के चारों ओर एक बड़ी सैन्य किलेबंदी शुरू कर दी। बिना नवाब की अनुमति के? बिना अनुमति के। बिल्कुल। जब नवाब सिराज-उद-दौला ने उन्हें सख्त आदेश दिया कि ये किलेबंदी तुरंत रोकी जाए और पुरानी स्थिति बहाल की जाए, तो अंग्रेजों ने एक संप्रभु शासक के आदेशों को पूरी तरह से अनसुना कर दिया। उन्होंने नवाब को गंभीरता से लिया ही नहीं। एकदम नहीं। ये तो ऐसा है जैसे आज कोई विदेशी मल्टीनेशनल टेक कंपनी किसी देश में आकर व्यापार करने के बहाने जमीन ले और फिर वहां अपनी प्राइवेट आर्मी खड़ी करके एक सैन्य बेस बना ले। कोई भी सरकार क्या करेगी? ये तो सीधे तौर पर उस देश की संप्रभुता को चुनौती देना है। और स्रोतों में एक तीसरी घटना का भी जिक्र है जिसने आग में घी का काम किया। कृष्णदास का मामला। हाँ, कृष्णदास का मामला वो आखिरी चिंगारी थी। कृष्णदास नवाब के एक राजनीतिक विरोधी,
राजवल्लभ का बेटा था। वो बंगाल के खजाने का एक बहुत बड़ा हिस्सा लेकर कलकत्ता भाग गया था। और अंग्रेजों ने उसे फोर्ट विलियम में पनाह दी। जब नवाब ने उसे वापस सौंपने की मांग की तो अंग्रेजों ने साफ इनकार कर दिया। अगर हम इसे नवाब के नजरिए से देखें तो ये अब सिर्फ व्यापार का मुद्दा नहीं था। बिल्कुल नहीं। विदेशी व्यापारी उनके राज्य में टैक्स चोरी कर रहे हैं, बिना अनुमति किले बना रहे हैं और उनके भगोड़े दुश्मनों को पनाह दे रहे हैं। नवाब के लिए ये अपने अधिकार और अपनी सत्ता को स्थापित करने का समय था। और यहीं पर नवाब सिराजुद्दौला ने एक ऐसा कदम उठाया जिसने इतिहास की धारा को हमेशा के लिए बदल दिया। इन सब बातों से क्रोधित होकर जून 1756 में नवाब ने अपनी विशाल सेना के साथ फोर्ट विलियम पर हमला कर दिया और उस पर कब्जा कर लिया। कलकत्ता से कई अंग्रेज भाग खड़े हुए। लेकिन इसी हमले के दौरान 20 जून 1756 की रात को एक ऐसी घटना घटी जिसे इतिहास में ब्लैक होल त्रासदी के नाम से जाना जाता है। इस घटना के जो विवरण मिलते हैं, खासतौर पर J.Z. हॉलवेल नाम के एक ब्रिटिश कैदी का जो वृत्तांत है, वो रोंगटे खड़े कर देने वाला है। हॉलवेल का दावा था कि नवाब की सेना ने 146 ब्रिटिश कैदियों को महज 18 बाई 14 फीट की एक बेहद छोटी बिना हवा वाली कालकोठरी में ठूंस दिया था। भयंकर गर्मी और दम घुटने की वजह से सुबह तक उनमें से 123 लोगों की तड़प तड़प कर मौत हो गई। ये विवरण सुनने में ही इतना खौफनाक लगता है कि कोई भी दहल जाए। अब ढंग से इसे देखने की जरूरत है। मतलब स्रोतों में कुछ और भी है। आज के आधुनिक इतिहासकार इस बात पर लगभग एक मत है कि हॉलवेल ने जो आंकड़े दिए वो व्यवहारिक रूप से असंभव है। 18 बाई 14 फीट के कमरे में 146 लोग, गणितीय और शारीरिक रूप से मुमकिन ही नहीं है। हाँ, ये सच है कि कैदियों को एक छोटे कमरे में रखा गया था और कुछ लोगों की मौत दम घुटने से हुई थी, जो कि एक त्रासदी थी। लेकिन जो बात सबसे ज्यादा मायने रखती है वो ये है कि इस घटना का अंग्रेजों ने कैसे इस्तेमाल किया। आप प्रोपेगेंडा की बात कर रहे हैं ना? बिल्कुल। हॉलवेल के इस अतिशयोक्तिपूर्ण वृत्तांत को लंदन में और भारत में रह रहे बाकी ब्रिटिश अधिकारियों के बीच आग की तरह फैलाया गया। ईस्ट इंडिया कंपनी ने इस घटना का इस्तेमाल एक बहुत ही सोचे समझे हथियार की तरह किया। उन्होंने इसे एक भयानक बर्बरता के रूप में पेश किया और अपने लोगों के बीच प्रतिशोध की भावना भड़काई। एक बहाना दे दिया जिसकी उन्हें तलाश थी। नवाब के खिलाफ खुली जंग छेड़ने का बहाना। अब ये सिर्फ व्यापार बचाने की लड़ाई नहीं थी, ये एक बदला था। और इस बदले की आग का नतीजा निकला ठीक एक साल बाद, 23 जून 1757, प्लासी का युद्ध। अगर हम भागीरथी नदी के तट पर प्लासी के उस रणक्षेत्र की कल्पना करें तो वो दृश्य बहुत ही नाटकीय था। दोनों सेनाओं के बीच का अंतर ऐसा था कि कोई भी देखकर कह देगा कि नतीजा क्या होने वाला है। एक तरफ नवाब सिराजुद्दौला की विशाल सेना थी, करीब 50,000 सैनिक, 40 भारी तोपें और 10 बड़े युद्ध हाथी। और नवाब के तोपखाने को फ्रांसीसी विशेषज्ञों की मदद भी मिल रही थी। दूसरी तरफ रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में ब्रिटिश सेना थी जिसमें मात्र 3,000 सैनिक थे। इनमें से भी केवल 950 यूरोपीय थे और बाकी 2100 भारतीय सिपाही थे। 50,000 के सामने 3,000, संख्या के हिसाब से तो क्लाइव का कोई मौका ही नहीं था। अगर हम इसे सिर्फ कागज पर एक सैन्य मुकाबले के तौर पर देखें तो ये बिल्कुल एक तरफा लगता है, लेकिन यहाँ क्लाइव की चतुराई काम आई। क्लाइव जानता था कि वो 50,000 की सेना को सीधे युद्ध में नहीं हरा सकता, इसलिए उसने युद्ध के मैदान के बाहर ही खेल खत्म कर दिया था। ये वास्तव में कोई सैन्य टकराव था ही नहीं। अगर आधुनिक भाषा में कहें तो ये एक 18वीं सदी का कॉर्पोरेट हॉस्टाइल टेकओवर था। एकदम सटीक तुलना है। ईस्ट इंडिया कंपनी ने नवाब के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स यानी उनके मुख्य सेनापतियों को मीटिंग से पहले खरीद लिया था। नवाब की सेना का एक बहुत बड़ा हिस्सा मीर जाफर और राय दुर्लभ जैसे गद्दार सेनापतियों के नियंत्रण में था। क्लाइव ने मीर जाफर से गुप्त समझौता कर लिया था कि युद्ध के बाद उसे बंगाल का नवाब बना दिया जाएगा। नतीजा ये हुआ कि युद्ध के मैदान में 50,000 में से एक बहुत बड़ा हिस्सा अपनी जगह से हिला तक नहीं, वे सिर्फ तमाशा देखते रहे। मतलब युद्ध शुरू होने से पहले ही जीत तय हो चुकी थी। लेकिन इसके बावजूद जो कुछ वफादार सैनिक लड़ रहे थे वो भी अंग्रेजों पर भारी पड़ सकते थे। और यहीं पर स्रोतों से एक ऐसा रोमांचक और अनोखा तथ्य सामने आता है जो इतिहास की किताबों में अक्सर 2 लाइनों में समेट दिया जाता है। दोपहर के समय मैदान में आई भारी बारिश। उस बारिश ने इस पूरे कॉर्पोरेट टेकओवर में प्रकृति के हस्तक्षेप का काम किया। ये वो छोटी सी ऐतिहासिक घटना है जिसने सचमुच दिशा बदल दी। 23 जून की दोपहर को प्लासी के मैदान में अचानक मॉनसून की जोरदार बारिश शुरू हो गई। बारिश करीब आधे घंटे तक चली,
नवाब की सेना ने अपने बारूद को बचाने का कोई इंतजाम नहीं किया था, जिसके कारण उनका सारा बारूद भीग गया और उनकी भारी तोपें पूरी तरह से बेकार हो गईं। लेकिन दूसरी तरफ ब्रिटिश सेना पहले से तैयार थी। उन्होंने बड़ी समझदारी दिखाते हुए तुरंत अपने बारूद को तिरपाल से ढक दिया और उसे बिल्कुल सूखा रखा। इसी एक छोटी सी गलती ने नवाब की पूरी रणनीति को तबाह कर दिया। नवाब के खेमे में ये गलतफहमी फैल गई कि जिस तरह उनकी तोपें बारिश से बंद हो गई हैं, ठीक उसी तरह अंग्रेजों का बारूद भी भीग गया होगा। इसी गलतफहमी में नवाब के सबसे वफादार और बहादुर सेनापति मीर मदन ने अपने घुड़सवारों के साथ ब्रिटिश मोर्चे पर सीधा हमला बोल दिया। वे सोच रहे थे कि सामने से कोई फायर नहीं होगा, लेकिन क्लाइव का तोपखाना बिल्कुल तैयार और सूखा था। जैसे ही मीर मदन की टुकड़ी उनके करीब आई, ब्रिटिश तोपों ने आग उगलना शुरू कर दिया। गोलों की बौछार से मीर मदन पूरी तरह छलनी हो गए और युद्ध के मैदान में ही उनकी मृत्यु हो गई। सिराजुद्दौला के लिए ये केवल एक सैन्य नुकसान नहीं था, ये एक बहुत बड़ा मनोवैज्ञानिक झटका था। अपनी आंखों के सामने अपने सबसे वफादार सेनापति को इस तरह गिरते देख नवाब पूरी तरह टूट गया। उसे समझ आ गया कि उसके अपने लोग गद्दारी कर रहे हैं। नवाब को युद्ध का मैदान छोड़कर भागना पड़ा और कुछ ही दिनों बाद उसकी हत्या कर दी गई। मौसम का एक बदलाव, एक तिरपाल और अपनों का धोखा, इन सब ने मिलकर बंगाल का पूरा इतिहास पलट दिया। इसके बाद अंग्रेजों ने अपने गुप्त वादे के मुताबिक मीर जाफर को बंगाल की गद्दी पर बैठा दिया। लेकिन मीर जाफर कोई असली शासक नहीं था। वो बस कंपनी के हाथों की एक कठपुतली था, जिसके खजाने की चाबी अब अंग्रेजों के पास थी। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। प्लासी ने अंग्रेजों को बंगाल का खजाना दिया, लेकिन उन्हें भारत की एक अजेय सैन्य शक्ति बनाने वाला युद्ध अभी बाकी था। चलिए अब चलते हैं 1764 के उस अहम पड़ाव पर, जिसने सब कुछ हमेशा के लिए पक्का कर दिया, बक्सर का युद्ध। एक बहुत ही सटीक तुलना जो अक्सर स्रोतों में की जाती है कि प्लासी एक विश्वासघात था, लेकिन बक्सर एक पूर्ण सैन्य युद्ध था। और ये बात बिल्कुल सही है। प्लासी की जीत कोई सैन्य उपलब्धि नहीं थी, वो सिर्फ कूटनीति थी। लेकिन बक्सर का युद्ध जो अक्टूबर 1764 में लड़ा गया, वो एक वास्तविक, भयंकर और निर्णायक सैन्य युद्ध था। मीर जाफर के बाद जब अंग्रेजों ने उसके दामाद मीर कासिम को नवाब बनाया, तो मीर कासिम ने जल्द ही महसूस कर लिया कि अंग्रेज राज्य को दीमक की तरह खा रहे हैं। उसने कंपनी के चंगुल से आजाद होने और अपनी सत्ता वापस पाने की कोशिश की। जब बात बिगड़ी तो मीर कासिम ने एक त्रिगुट गठबंधन यानी ट्रिपल अलायंस बनाया। यह गठबंधन अपने आप में बहुत विशाल था। इसमें बंगाल के अपदस्थ नवाब मीर कासिम, अवध के बेहद शक्तिशाली नवाब शुजा-उद-दौला और खुद मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय की संयुक्त सेना शामिल थी। ये तो उस समय के उत्तर भारत की सबसे बड़ी ताकतों का अवेंजर्स जैसा गठजोड़ था। फिर भी वे एक व्यापारी कंपनी की सेना से कैसे हार गए? यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। इस संयुक्त सेना की संख्या लगभग 40,000 थी, जबकि अंग्रेजों की सेना, जिसका नेतृत्व मेजर हेक्टर मुनरो कर रहे थे, उसमें केवल 7,000 के आसपास सैनिक थे। 40,000 के सामने 7,000? लेकिन यहाँ हार का कारण संख्या नहीं, बल्कि रणनीति और आधुनिक सैन्य तकनीक थी। भारतीय गठबंधन की सेना में कोई आपसी तालमेल नहीं था। हर शासक अपनी सेना को अलग तरीके से कमांड कर रहा था। शुजा-उद-दौला अपनी ताकत को लेके कुछ ज्यादा आत्मविश्वास में थे। वहीं दूसरी तरफ मेजर मुनरो की सेना अत्यधिक अनुशासित थी। उनके पास बेहतरीन रसद व्यवस्था, तेज फायर करने वाली तोपें और इन्फेंट्री के आधुनिक फॉर्मेशंस थे। मुनरो ने भारतीय सेनाओं के बीच के इस तालमेल की कमी का फायदा उठाया और उन्हें युद्ध के मैदान में पूरी तरह पराजित कर दिया। और इस करारी हार का परिणाम दस्तावेजों के उस अंतिम और सबसे खौफनाक हिस्से में दर्ज है, 1765 की इलाहाबाद की संधि। बक्सर की हार के बाद लाचार मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय को इस अपमानजनक संधि पर हस्ताक्षर करने पड़े। इसके तहत ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा के दीवानी अधिकार हमेशा के लिए सौंप दिए गए। अब ये दीवानी अधिकार सुनने में बड़ा साधारण सा लगता है, लेकिन इसका असली मतलब क्या था? इसका सीधा सा मतलब था इन तीनों विशाल और बेहद अमीर राज्यों से सीधे तौर पर टैक्स और राजस्व वसूलने का कानूनी अधिकार कंपनी के पास आ जाना। और यहीं से भारत के इतिहास की उस सबसे धूर्त और शोषक व्यवस्था का जन्म होता है, जिसे द्वैध शासन या ड्यूअल गवर्नमेंट कहा जाता है। जरा इस कॉर्पोरेट रणनीति की चालाकी का विश्लेषण करें। रॉबर्ट क्लाइव ने सत्ता पे सीधा कब्जा नहीं किया, क्योंकि इससे शायद ब्रिटेन की सरकार या स्थानीय लोग भड़क जाते। इसके बजाय उसने दीवानी अधिकार यानी राजस्व और पैसे का पूरा नियंत्रण कंपनी के पास रखा। लेकिन प्रशासन,
कानून व्यवस्था और जनता के प्रति जो भी जिम्मेदारी थी, जिसे निजामत कहते हैं, वो सारी की सारी नवाब के कमजोर कंधों पर छोड़ दी। ये तो किसी कॉर्पोरेट हैक जैसा है। मतलब अगर राज्य में कोई पुल टूट जाए, न्याय चाहिए हो या जनता अकाल से मर रही हो, तो लोगों को नवाब के पास जाना होगा। लेकिन नवाब के पास ना तो कोई अपनी सेना बची है और न ही राजकोष में पैसा है। सारा पैसा, सारा टैक्स, सारा मुनाफा तो सीधे ईस्ट इंडिया कंपनी और उसके शेयरधारकों की जेब में जा रहा है। अधिकार पूरे लेकिन जिम्मेदारी शून्य। एकदम सही। कंपनी के पास शक्ति और पैसा था, लेकिन जनता के प्रति कोई जवाबदेही नहीं थी। नवाब के पास सारी जिम्मेदारी थी, लेकिन ना पैसा था ना शक्ति। इस व्यवस्था ने बंगाल की समृद्ध अर्थव्यवस्था को कुछ ही सालों में पूरी तरह तबाह कर दिया। बुनकरों पर अत्याचार हुए, किसानों का भयानक शोषण हुआ। इसी व्यवस्था का एक बहुत दुखद परिणाम कुछ सालों बाद पड़े बंगाल के भयंकर अकाल के रूप में भी दिखा। इस बिंदु पर आकर हम स्पष्ट रूप से कह सकते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी अब केवल एक विदेशी व्यापारी नहीं रह गई थी। मुगल सम्राट के फरमान ने उन्हें भारत का वैध शासक बना दिया था। ये पूरी यात्रा सच में अविश्वसनीय और बहुत कुछ सोचने पर मजबूर करने वाली है। अगर हम आज की इस पूरी चर्चा का सार निकालें, तो ये कहानी दस्तक के दुरुपयोग, यानी महज एक कॉर्पोरेट टैक्स की चोरी और व्यापारिक नियमों के उल्लंघन से शुरू हुई थी। एक छोटा सा व्यापारिक विवाद जिसने कुछ ही दशकों के भीतर एक पूरे उपमहाद्वीप को गुलामी की जंजीरों में जकड़ दिया। जिस क्षेत्र को सोने की चिड़िया कहा जाता था, वो अब हजारों मील दूर बैठे एक विदेशी कंपनी के बोर्ड रूम से नियंत्रित होने लगा था। और ये इतिहास सिर्फ पुरानी किताबों में धूल फांकने के लिए नहीं है। ये मानव स्वभाव, सत्ता के लालच और प्रशासन की कमजोरियों का एक जीवंत उदाहरण है। ये हमें स्पष्ट रूप से दिखाता है कि जब किसी देश के नेतृत्व में लालच घर कर जाए, जब आपसी फूट और गद्दारी हावी हो जाए, तो बाहर से आई कोई भी ताकत, चाहे वो कितनी भी छोटी क्यों ना हो, उस देश को भीतर से खोखला कर सकती है। प्लासी से लेकर बक्सर तक ये सिर्फ अंग्रेजों की सैन्य शक्ति नहीं थी जिसने उन्हें जीत दिलाई। ये भारत की अपनी आंतरिक कलह और दूरदृष्टि की कमी थी जिसने उनके लिए कब्जे के दरवाजे खोले। बिल्कुल सही निष्कर्ष है। कंपनी ने नियमों को तोड़ा, अपने फायदे के लिए स्थानीय राजनीति में दखल दिया और अंततः पूरी संप्रभुता पर कब्जा कर लिया। तो क्या आज के दौर में कुछ समानताएं नजर नहीं आती? बिल्कुल। आज के समय की जो विशाल मल्टीनेशनल टेक कंपनियां हैं, जिनकी पहुंच दुनिया भर के देशों के डेटा तक है, जिनका बजट कई छोटे देशों की जीडीपी से भी बड़ा है, और जो अपनी नीतियों से देशों की सरकारों तक को प्रभावित कर सकती हैं, क्या आज की ये डेटा मोनोपोली एक नई तरह की ईस्ट इंडिया कंपनी का रूप नहीं ले रही? क्या ये संभव है कि कल के साम्राज्यों पर नियंत्रण जमीन या तोपों से नहीं, बल्कि हमारे डेटा और डिजिटल दस्तक से किया जाए? क्या 18वीं सदी का वो कॉर्पोरेट टेकओवर मॉडल आज भी किसी न किसी रूप में जिंदा है? इस सवाल के साथ आज की ये विस्तृत पड़ताल यही समाप्त करते हैं। अपनी सोच और खोजबीन जारी रखिए, क्योंकि इतिहास अक्सर अलग-अलग चेहरों के साथ खुद को दोहराता है। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।